केंद्रीय कैबिनेट का फैसला आया है कि मोदी सरकार मूल जनगणना के साथ जाति जनगणना भी करवाएगी। अब इस मुद्दे पर विभिन्न पार्टियां अपनी क्रेडिट लेने की होड़ में लगी हैं। इस पर कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा चाहती थी कि जाति जनगणना हो। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बहुत से फैसले आते हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि केंद्र सरकार साफ नीयत और साफ नीति के साथ धरातल पर उतारने का इसे काम करे। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी या लगातार हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी भी लगातार यह मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जाति जनगणना हो। जाति जनगणना का मतलब यह है कि इस देश में कौन सी जाति कितनी संख्या है उसकी, वो जातीय जनगणना से तमाम चीजें प्रदर्शित हो जाती है और जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। यह बातें भी हम लोग लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। अब हमें लगता है कि कैबिनेट का आज फैसला आया है। फैसले तो बहुत होते हैं। आग्रह है कि देश के प्रधानमंत्री इन फैसलों को पूरी साफ नीयत और साफ नीति के साथ धरातल पे उतारने का काम करें। सिर्फ ये फाइल में बंद अब ना हो जाए और पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने की दिशा में सकारात्मक रूप से काम। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह ने केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जातीय जनगणना कराने के फैसले पर अपनी पार्टी का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि जातीय जनगणना का फैसला विकसित भारत और सामाजिक क्रांति का रोड मैप है। जब से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनके प्रत्येक फैसलों में, प्रत्येक पॉलिसी में, हर उनके किए गए काम में सबका साथ सबका विकास के तहत इन तीनों न्याय के चेहरे जो वो साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक संवैधानिक दर्जा दिया, तब उन्होंने साबित किया कि राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस उनकी सरकार का मकसद है। जब महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया तो राजनीतिक न्याय का जो एम है उसको साधा गया। मुद्रा लोन जैसी स्कीम द्वारा आर्थिक न्याय के पर्पस को भी फुलफिल किया गया। आज मोदी कैबिनेट ने, मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है वो भारत के इतिहास में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है और हम ये कह सकते हैं कि भारत में आज से एक नए सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई है। मोदी सरकार ने यह फैसला किया है कि आने वाले सेंसस में कास्ट सेंसस भी किया जाएगा, कास्ट सर्वे भी किया जाएगा, जातियों की जनगणना भी की जाएगी। कास्ट सर्वे होने के बाद में ये साफ हो जाएगा कि कौन सी जाति की संख्या कितनी है, कौन सी जाति का जो सोशल स्टेटस है वो क्या है। यह क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार जब भी कोई फैसला लेती है, चाहे पॉलिसी बनाने की बात करें, कानून बनाने की बात करें, नौकरियों को देने की बात करें, शिक्षा को देने की बात करें, या फिर पॉलिटिकल जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम रिजर्वेशन की बात करें, हर जगह ये आंकड़ा होना बहुत जरूरी है। अभी तक हमारे पास जो आंकड़े थे वो कोई ठोस आंकड़े नहीं थे, लेकिन कास्ट सर्वे के बाद में हमारे पास में ठोस आंकड़े आ जाएंगे और उसके बाद जो पॉलिसी बनेगी वो डेटा ड्रिवन पॉलिसी बनेगी, आंकड़ों पर आधारित जो है पॉलिसी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मंगलवार की देर रात पटना पहुंचे। बुधवार को आरएसएस के कार्यालय विजय निकेतन में संघ के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बता दें कि बिहार में बीजेपी जो है रणनीति बनाने में जुट गई है, लेकिन बीजेपी के पर्दे के पीछे जो आरएसएस काम करती है वो भी बिहार में रणनीति बनाने में जुट गई है। बता दें कि 2 दिनों तक आरएसएस का पटना में बैठक बुलाई गई है और तो उसमें तमाम जो आरएसएस का कार्यकर्ता हैं उसमें शिरकत करेंगे और इसके साथ ही साथ बीजेपी के जो संगठन के नेता हैं वो भी शिरकत करेंगे। बता दें कि आज भी बैठक बैठक चल रही है। बैठक में जो बीएल संतोष हैं वो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो संगठन के महामंत्री हैं और इसके साथ साथ जो आरएसएस के बड़े नेता हैं। ऐसे में तमाम जो हैं विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। इसके साथ साथ बता दें कि जो दिल्ली के चुनाव फतह करने के बाद बीजेपी का निशाना, अगला मिशन बिहार में है। बिहार में बता दें कि पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन बीजेपी हैं जो बिहार में छोट भाई बड़े भाई की भूमिका में जरूर रहती है, लेकिन जो उनके पास डिप्टी सीएम ही रहते हैं। ऐसे में बिहार में सीएम
कैसे हासिल हो, सीएम का कुर्सी कैसे हासिल हो, इसको लेकर जो है 2 दिनों तक मैराथन बैठक होगी और रणनीति तय की जाएगी किस तरीके से बिहार में इस साल जो है विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से दिल्ली में आरएसएस ने जो काम की और इसी तरह से बिहार में भी आरएसएस जो है अपना दमखम दिखाए। बता दें कि लोकसभा चुनाव में जब आरएसएस का सपोर्ट नहीं लिया गया उसका खामियाजा भी भुगतने को मिला और ऐसे में बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाने में पूरी तरीके से जो है बीजेपी और आरएसएस जो है जुट गई है। आज बता दें कि दिलीप जायसवाल और इसके साथ साथ सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ऐसे जो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेताओं के साथ आज जो बैठक हुई, जो आरएसएस के कार्यालय हैं छज्जू बाग स्थित, वहाँ जो बैठक में शिरकत किया गया और वहाँ पे तमाम जो नेता हैं तमाम शिरकत किए। बता दें कि कल भी बैठक है, कल भी बैठक में कई रणनीति तय की जाएगी। बीएल संतोष जो हैं 3 दिनों के दिवस बिहार दौरे पर आए हुए, आज उन्होंने बैठक की, फिर इसके बाद कल बैठक करेंगे, उसके बाद जो है परसों दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ जो निकलकर सामने आती है, किस तरीके से बिहार में जो है संगठन को मजबूत किया जाता है और साथ ही साथ पार्टी किस स्तर से जो है बिहार में जो है अपना परफॉर्मेंस आने वाला विधानसभा चुनाव में दिखा पाती है। और एक और ख़ास बात यह है कि इस बार जो टिकट जो दी जाएगी वो अभी सोच समझकर टिकट दिया जाएगा, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में आरएसएस को कई जो आरएसएस के जो संगठन के जो कई नेता उनको टिकट नहीं दी गई, उसके बाद जो है उसका खामियाजा भी भुगतने को मिला। और ऐसे में अब जो है बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो आरएसएस भी है पूरी तरीके से अब बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बिहार में बैकडोर से लगी हुई है। और इसके बाद कल जो है क्या कुछ खुलकर सामने आती है वो अभी हम आपको तस्वीर अपडेट करवाएंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी हीरा मुझे विवेक रंजन को दीजिए इजाजत। अब देख रहे हैं न्यूज़। बागमारा प्रखंड अंतर्गत मोहालीडी पंचायत के बीच से होकर धनबाद गया रेलखंड लाइन गुजरती है। उसी मोहालीडी पंचायत के फाटक नंबर 5 के नीचे रेलवे द्वारा बनाया गया अंडरपास पुल इन दिनों काफी सुर्खियों में है। कारण यह है कि लोगों की आवाजाही के लिए बनाई अंडरपास पुल स्विमिंग पूल और नहर का रूप ले चुका है। इसका कारण है कि 15 दिनों पहले हुई बारिश के कारण पानी जमा हो गया, जिसकी निकासी अब तक नहीं हुई, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। लोगों ने मांग की है कि अंडरपास से पानी निकलने की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। और मुझे यहाँ खड़ा रहने की आवश्यकता क्यों है, ये आप खुद ब खुद देख के समझ जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज हम हैं बगमारा प्रखंड के मोहालीडी पंचायत अंतर्गत गया धनबाद रेलवे लाइन के नीचे बने अंडरपास में। इस अंडरपास का नज़ारा यूँ है, यह एक पंचायत में स्विमिंग पूल और नहर का काम कर रहा है। हम लोग का आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। ये 5 नंबर मोहालीडी पंचायत गेट नंबर 5 है। ये 2 दिन के बारिश में ये हाल है, जैसा आप अभी देखिए गहराई कितना है। तो हम लोग आए दिन मतलब परेशान है। इस पुल लाखों करोड़ों रुपए की लागत से ये पुल बनाया ठेकेदारों ने, ना इसमें डीआरएम जी संज्ञान में ले रहे हैं, ना ठेकेदार ले रहे हैं। कोई आए दिन कोई ना कुछ हादसा हो जाए, कोई जानवर बच्चा लोग पार हो, बाइक तक के जाने का रास्ता नहीं, इतना पानी गहराई। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं डीआरएम साहब संज्ञान कम से कम ले और आके निरीक्षण करें एक बार, जो आम जनों के जनता के कम से कम परेशानी को रोके। और आम नागरिकों के लिए बना यह पुल बेहद ही दुर्लभ स्थिति में है। यहाँ पर पानी निकासी का कोई उचित व्यवस्था नहीं है, ना ही रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा इस संज्ञान में लिया गया है। ये 15 दिनों से यह पुल इसी तरह बंद पड़ा है और बगल में एक फाटक बनाया गया है, जिस फाटक पर के बदले इस पुल को निर्माण किया था और यहाँ से आम नागरिकों की सुविधा के लिए इस नागरिक इसका इस्तेमाल कर सही से पार हो सकेंगे। लेकिन स्थिति आज यह है, यह पुल बंद है। और रेलवे शर्म की बात यह है कि 15 दिन बीत चुके हैं, कोई भी पदाधिकारी रेलवे का अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया है। इस रूट पर रेलवे द्वारा 4 लाइन का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर 4 रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, 2 बिछी हुई है, 2 बिछाने का कार्य प्रगति पे है। और इस तरह का हरकत एक ओवरब्रिज के नीचे, एक अंडरपास के नीचे, जो देख सकते हैं ठीक मेरे ऊपर, ये गया धनबाद रेलवे मुख्य लाइन है, गेट नंबर 5 मोहालीडी पंचायत का गेट नंबर 5। आप देख सकते हैं मैं इस कदर आगे की जाने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मेरे अभिन्न अंग भी भीग सकते हैं। लेकिन धनबाद डीआरएम को और रेलवे विभाग को संज्ञान लेना चाहिए कि इस कदर ये जो पानी भरा हुआ है इसका जल निकासी का। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में रोष देखा जा रहा है। इसी क्रम में धनबाद में रिटायर्ड कर्नल पीएम मोदी को पत्र लिखकर फिर से सेना में बहाल होने की अनुमति मांगते नजर आ रहे हैं। कर्नल जेके सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने 31 वर्षों तक सेना में शामिल होकर देश की सेवा की है और लंबे वक्त तक कश्मीर बॉर्डर में तैनात रहने का अनुभव है। उन्होंने पीएम से आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की इच्छा जाहिर की है।
जुनून, वेदना और एक ज्वलंत संकल्प लिए आपको पत्र लिख रहा हूं। 14 वर्षों तक सक्रिय सेवा दी है मैंने जम्मू कश्मीर में। उत्तरी कश्मीर में पहले पैरा कमांडो के रूप में और दक्षिणी कश्मीर में मैंने कई सैन्य अभियानों का संचालन किया है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर का खात्मा किया। न जाने कितनी बार मौत से आमने सामने की टक्कर ली। गोलियों की बौछार से साथियों के साथ दुश्मन के छुपे हुए अड्डों को ध्वस्त किया। आतंकवादियों ने मेरी जीप पर ग्रेनेड फेंका, लेकिन फिर भी मैं सही सलामत बच निकला। आज भी मैं राष्ट्र रक्षा में नए परिधान पहनकर जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं और राष्ट्र के लिए बड़े सपने देख रहा हूं। देश के लिए जीने और मरने की कसम मैंने उसी दिन ले ली थी जिस दिन वर्दी पहनी थी। आज भी यह प्रण मेरे हृदय में ज्यों का त्यों जल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जब से कायराना आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उसने मेरे दिल को झकझोर दिया है। मेरा रक्त उबाल पर है और जब हमारी भूमि पर नापाक कदम रखता है पड़ोसी देश, जब निर्दोषों का रक्त बहाया जाता है, तो एक सैनिक भला कैसे शांत रह सकता है, कैसे चुप रह सकता है। मैं तब से न ठीक से सो पाया हूं, न मैं एक पल शांति से रह पाया हूं। बस हृदय में एक ही पुकार है, राष्ट्र रक्षा में अपना संपूर्ण समर्पण करने। धनबाद में एनजीओ एसोसिएशन ने कैंडल मार्च निकालकर पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही रणधीर वर्मा चौक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आतंकियों की घिनौनी करतूत को भी प्रदर्शित किया और मारे गए पर्यटकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। एसोसिएशन के सदस्य गोविंद कृष्ण वर्मा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि घटनास्थल को स्मारक स्थल में परिणत किया जाए। धनबाद एसोसिएशन के द्वारा, डीएनए के द्वारा आज यहाँ हम लोग पहलगाम में जो घटना घटा है आतंक, उसके विरुद्ध हम लोग यहाँ पर कैंडल मार्च की निकाले हैं। और साथ साथ में हम लोग भारत सरकार से ये डिमांड है कि वहाँ पर जो घटना घटी है वहाँ पर स्मारक बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए, मंदिर मस्जिद बनाया जाए, ताकि हम लोग उसको याद कर सके, हम लोग जुगों तक याद कर सके कि वहाँ घटना घटी है। इसलिए हम लोग वहाँ पर डिमांड करते हैं वहाँ शहीदों का स्मारक, मंदिर मस्जिद आदि का अस्पताल बनाया जाए। और नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं, उससे क्या संदेश दे रहे हैं? नुक्कड़ नाटक हम लोग संदेश ये देने जा रहे हैं कि जो हम लोग का जो चीज़ घटना घट रही आतंकी के, उससे हम लोग कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है और कैसे हम लोग उसको आगे बचाव करना है ताकि उसको प्रोग्राम हो। गढ़वा जिले के रंका बाजार क्षेत्र में दुकानदारों की तरफ से फुटपाथ का अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिससे आए दिन लोगों को भीषण सड़क जाम का सामना करना पड़ता है। इससे निजात दिलाने को लेकर अंचलाधिकारी शिवपूजन तिवारी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और रंका शहर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया। गिरिडीह के टुंडी रोड स्थित मोहनपुर शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन गिरिडीह विधायक झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा, यह कैंप सभी के सहयोग से 30 अप्रैल से 8 मई तक चलाया जाना है। के सहयोग से, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोगों के सहयोग से, हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक मेगा कैंप हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और हमें उम्मीद है यह कैंप सफल होगा और भारतवर्षीय आँख की स्तरीय जांच और उपचार की सुविधा लोगों को अपने घर में मिलेगी और मुझे लगता है लोग इसका लाभ। बोकारो थाना क्षेत्र के सातनपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। बुधवार को दुर्गा हाउसिंग कॉलोनी के अंतर्गत दुर्गा अपार्टमेंट स्थित एक ऑफिस में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया। पीड़ित ललित नारायण राय ने सेक्टर 12 थाने के बाहर मीडिया से बातचीत में बताया कि सातनपुर मौजा के 18 खातों की 11 एकड़ जमीन को लेकर वर्ष 2015 में
रैयतों से एग्रीमेंट किया गया था। उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक दस्तावेज और पावर ऑफ अटॉर्नी भी ली गई है। इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्व जमीन पर आपत्ति जताते आ रहे हैं, जिनमें मदन मास्टर नामक व्यक्ति का नाम भी सामने आया। बुधवार को लगभग 50 की संख्या में लोग उनके ऑफिस में घुसे, कुर्सियां तोड़ी और उनके कर्मचारियों को भगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ मिलकर गाली गलौज की गई और रंगदारी की मांग की गई। मेरे साथ हुआ कि सतनपुर में 18 खाता में 11 एकड़ 65 जमीन हम रैयत लोग से एग्रीमेंट कराए हैं 2015 में, और 15 में कराए हैं। उस समय से हम सारे रैयत से रजिस्ट्री पावर भी लिए हुए हैं, जितने जितने पेपर ऑथेंटिक सब हैं। तो उसमें कुछ आपत्तिजनक लोग आके वहाँ केस उस करा दे रहा है, जिसमें मदन मास्टर इन्वॉल्व है। तो करीब 6-7 बार केस हुआ है। सारा केस में मेरा डिग्री हुआ है। जब डिग्री हुआ तो हम काम करने के लिए जब साइड में जा रहे हैं तो फिर मदन मास्टर ने बोला कि नहीं, आपको या तो 50 लाख रुपया आप दे दो तभी काम करने देंगे, नहीं तो आपको जान से मारने के लिए हम आदमी भेजें। मेरा ऑफिस में आदमी आया है मारने के लिए। हमको खोजा जा रहा था, वहाँ जितना कुर्सी उर्सी था सब तोड़ ताड़ के वो लोग अभी 50 आदमी मेरे साइड में खड़ा है। कुछ महिला भी आई थी जो आपत्तिजनक गाली गलौज कर रही थी, और लड़का लोग। कांग्रेस 6 मई को संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। यह रैली रांची के पुराने विधानसभा भवन के मैदान में होगी। इस रैली में राज्य भर से 1 लाख से ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट सकते हैं। आपको बता दें, इसकी जानकारी धनबाद में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव और मोहम्मद शकील अहमद अंसारी ने दी है। उन्होंने बताया है कि 6 मई के बाद 10 मई तक जिला स्तर पर रैली होगी। 10 मई से 17 मई तक विधानसभा स्तर पर रैली होगी। वहीं 20 मई से 30 मई तक डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाई जाएगी। जो भारतवासियों को अधिकार मिला हुआ है संविधान के माध्यम से, जो अधिकार संविधान हमको देता है, उसको हम कमजोर करेंगे और हम अपनी नीति सिद्धांत और एजेंडे को देश के सामने लेकर के आएंगे। तो इसके खिलाफ अगर देश भर में कोई एक नेता संघर्ष कर रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है, और अगर कोई एक पार्टी इसको लेकर के आगे बढ़ रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान या झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह से संविधान को छेड़छाड़ करने की मंशा रखने वाले को हमारे नेता और हमारी पार्टी ने रोकने